भिंडी बाजार का बादशाह बोले तो हमारे चैनल पे आया हुआ है, इलीगल का बादशाह, ये बादशाह, वो बादशाह। 15 साल से कुछ काम नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं है, रोड्स की हालत देखो, एजुकेशन सिस्टम्स नहीं है। मुंबई देवी इतना पिछड़ा क्यों है? देखिए, यहाँ से कोई भी रेल कनेक्ट नहीं हो रही, कोई भी स्पीड ट्रेन कनेक्ट नहीं हो रही है, कंजेशन बढ़ते जा रहा है। तो मतलब क्या प्लानिंग है? पैराशूट से लैंड किया उन्होंने, घूमेंगे देखेंगे। अगले 5 साल में आपने दावा करते हैं, अगर आप कैसे करोगे? और आपके जो 15 साल से आप नहीं कर पाए, आपके अपोनेंट सब, खाली मैडम नहीं, जितने भी अपोनेंट के जो दावा कर हम ठीक है, वो कैसे करेंगे? ड्रग्स की भी बात, आपके एरिया में ड्रग्स बहुत है। आप कमाटीपुरा रिहेबिलिटेशन का लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको। बताइए, आप कमाटीपुरा का रीडेवलपमेंट, ऐसा आरोप भी है आप पे कि वो बिल्डर के फायदे के लिए कर रहे हैं, रिलीजन के नाम पे वोट मांग रहे हो, आप लोग डरा रहे हो हम लोग ओके भाई, मोदी आ जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये जो लिस्ट आई है, एक तरफा लिस्ट आई है, तो आपको नहीं लगता वो एक वोट जिहाद के इस इलेक्शन के मॉडल में वो उसको वो कर दिया ना? जैसे एक होता है कि एक आदमी बैकफुट में खेलता है, ये तो फ्रंट फुट में खेल रहे लोग कि भाई वोट जिहाद है, ये है एक तरफ। फिर दूसरी जगह आपको सीएम आ रहे हैं, आप बुला रहे हो, कन्हैया कुमार को बुला रहे हो आप, फिर एमपी अपने इमरान प्रताप गरी आ रहे हैं, कल आपके बड़े बड़े वो आ रहे हैं। तो आप इतना कॉन्फिडेंट है तो फिर इनको सबको क्यों बुला रहे हैं? तो क्या अमीन पटेल को इतनी ज़रूरत है सबकी? आप शहनाज जी के सामने, मैं अभी नाम ले लेता हूँ, आप कल का जो है अभी अपने पास जो भी वक्त है, आप क्या रेडी हो कि उनके सामने डिबेट करने की इस मुद्दे पे? दोस्तों, महाराष्ट्र इलेक्शन स्पेशल 2024 में आपका स्वागत है। एक बार फिर अमीन पटेल जी हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं। रात का वक्त है, सिर्फ 36 घंटे बाकी है इलेक्शंस ख़त्म होने को, इलेक्शन की कैनवसिंग ख़त्म होने को। अमीन पटेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल के हमारे पास आए हुए। अमीन पटेल जी, कैसे, पहले तो ये बताइए आपके दर्शकों को कि कैसा आपका कैनवसिंग चल रहा है और क्या पोजीशन है? बस लगभग तो कैनवसिंग ख़त्म होने आ गया है। कुछ ही घंटे बाकी है कैनवसिंग ख़त्म होने के लिए, कुछ ही घंटे बाकी इलेक्शन शुरू होकर ख़त्म होने के लिए। फिर से एक अच्छा सफ़र इस बार का इलेक्शन का हुआ। लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, और बड़ा अच्छा कैंपेन हुआ है आप लोगों के साथ में, कई जगह पे रैलीज़ और हर जगह पे। और इस बार पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस बार के इलेक्शन में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहा। पहले भी था, मगर इस बार हर कैंडिडेट ने फुल फ्लेज इसको, सोशल मीडिया को और यूट्यूब चैनल, कोई लोगों ने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का साथ लिया, तो कहीं पर बड़े बड़े कैंपेन, जो स्टार कैंपेन जिसको कहते हैं, वो लोग ने कैंपेन किया। एक अलग माहौल रहा। ये मुझको लग रहा है कि हमारा जो इलेक्शन है ना, वो अमेरिका की टाइप पे थोड़े दिन में हो जाएगा कि भाई आपको जो भी कहना है, दो लोग डिबेट करें आमने सामने एक अवेलेबल स्लॉट में, टाइम में, और उसके ऊपर इलेक्शन जाने के आने वाले 5-10 साल में इलेक्शन वैसे ही लड़ा जाएगा। ये रैलीज और ये सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले, बहुत बड़ा रोल आज ही कर रहा है सोशल मीडिया, बहुत बड़ा रोल प्ले, और आने वाले दिनों में इसका ट्रेंड बढ़ते जाएगा। और ये जो शोर गुल वाला ढोल ताशे सब बंद हो जाएगा, ये सब धीरे धीरे बंद होती है ना आपस में भिड़ा देंगे कैंडिडेट को। नहीं, भिड़ाने का नहीं होता है। आप अगर अमेरिकन डिबेट देखो तो वहाँ मुद्दे पे डिबेट्स होती है जी। और वहाँ पर कोई आदमी किसी को कुछ बोल नहीं सकता है, कि जो हकीकत रहेगा उसी पे डिबेट होती है। मगर अमीन भाई, मुद्दे पे डिबेट करने के लिए कैंडिडेट तैयार होता है? चलो आज शुरू करते हैं, आज अपन मुद्दे की डिबेट पे, अगर आप रेडी हो तो बोलो। मैं अब भी रेडी हूँ, करोगे आप? मैं इतनी रात को रेडी हूँ। अगर मुद्दे पे डिबेट करना हो ना, तो मैं कैंडिडेट टू कैंडिडेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं पार्टी टू पार्टी करने के लिए तैयार हूँ, एवरीथिंग पे मैं तैयार हूँ डिबेट करने के लिए। शुरू करते हैं, चलो थोड़ा ट्राई करते हैं अमीन भाई, देखते हैं। अमीन भाई, थोड़े दिन पहले, एक दिन पहले ही आपका न्यूज़पेपर में आया था भिंडी बाजार का बादशाह। तो एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है और जो हम उनको फॉलो करते हैं, बहुत बड़े न्यूज़पेपर में आया था, क्या फंडा था वो? वो जर्नलिस्ट बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, अखबार भी बड़ा, हिंदुस्तान टाइम्स है, और उन्होंने हेडिंग दी थी ऐसा कि भिंडी बाजार का बादशाह। वो जो हेडलाइंस, आप जानते हो कि हेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पूरे स्टोरी की जान वो हेडलाइंस होती है। वो यहाँ पर पूरा घूमने के बाद में, शी इज़ नॉट ए टेबल जर्नलिस्ट। वो फील्ड में जाकर न्यूज़ लेके लोगों से मिलने के बाद में उसको महसूस हुआ कि अमीन पटेल के बारे में मैं कहीं पर भी पूछती हूँ तो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। तो देन शी केम विद दैट हेडलाइंस। स्टोरी भी मैंने पढ़ा, बहुत ही वेल
स्टोरी थी, उसने कहीं पर भी किसी की तरफ बायस नहीं बताया, ना मेरी तरफ ना मेरे अपोनेंट की तरफ, दोनों की बात हेडिंग उसने में तो रखी। बायस ही है ना, हेडिंग। नहीं बायस नहीं था ना भिंडी बिहार सलीम का भाई। बादशाह। सलीम भाई नहीं, देखिए। इसको दूसरी तरीके से लेते हैं। जी जी। आपके अपोनेंट इस चीज़ को एग्री नहीं करते हैं। भिंडी बिहार का बादशाह बोले तो हमारे चैनल पे आया हुआ है, इलीगल का बादशाह, ये बादशाह, वो बादशाह। नहीं, क्या मैं कहना बादशाह तो चाहेंगे? बहुत तरह का हूँ, ऐसा मुझको भी महसूस होने लगा इस इलेक्शन के अंदर। कि देखिए ऐसा है कि आज मेरे को जो लोगों से मुलाकात में इस इलेक्शन में मैं बहुत रिलैक्स हूँ। आज भी मैं दोपहर को जिम करने गया था, कल भी 5 बजे कैंपेन 6 बजे जब ख़त्म हो जाएगा तो मेरे को कोई मूड है कहीं घूमने वूमने बाहर डाइनिंग करने फैमिली के साथ में जाऊँ। इस इलेक्शन में मुझको एक चीज़ पूरी तरह से एहसास हो गया, महसूस हो गई कि अगर आप 5 साल काम करते हो तो आपको इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत नहीं, और वही सेम चीज़ मुझको इस बार महसूस हुई। अपोनेंट तो दूसरी बात करती है आपकी कि 15 साल से कुछ काम नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं है, रोड्स की हालत देखो, एजुकेशन सिस्टम्स नहीं है। सर अपोनेंट का मतलब क्या होता है? अपक्ष। विरोधी। हाँ। विरोधी। अपोनेंट का मतलब हिंदी में विरोधी। तो विरोधी ये थोड़ी बोल सकते हैं कि नहीं अमीन पटेल ने बहुत अच्छा काम किया है, अमीन पटेल ने 6 इंग्लिश मीडियम की स्कूल बनाए या 3,000 बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, अमीन पटेल 2 स्कूल नहीं बनाने जा रहा है जिसके प्लान अप्रूव हो चुके, बीएमसी प्रिंसिपली एग्रीड कर रही है, वहाँ पे और नए 3,000 बच्चे पढ़ेंगे। तो यानी कि आने वाले 5 साल में अमीन पटेल अपने दूसरे सब जो एनजीओज़ के साथ में काम करता है उससे 6,000 बच्चे वो फ्री पढ़ाएगा। ये थोड़ी एनजीओज़ बोल सकती है, अपोनेंट मेरे बोल सकते हैं। अपोनेंट का काम देखिए, हर आदमी का एक इलेक्शन लड़ने का तरीका होता है। आपने मुझको देखा होगा कि मैं इलेक्शन के अंदर भी अपने अपोनेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। जी। मैं अपनी बात रखता हूँ, थोड़ा कुछ एक लिमिट में बोलना पड़ता है, पूरा भी नहीं बोलेंगे तो हकीकत तो बतानी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अपोनेंट है, लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, क्यों अब उनकी तकलीफ़ ये है कि उनको यहाँ के बारे में अगर कल आप मेरे साथ में उनको बिठा दो तो ये मुंबा देवी का जो जोग्राफिकल डायमेंशन भी नहीं बता पाएगी कि शुरू किधर होती है ख़त्म किधर होती है। वो तो यहाँ के कैंडिडेट है, कैसे नहीं बता पाएंगे? सर कल अभी लगाइए वो जूम कॉल और कॉन्फ्रेंस करवाइए, कैसे देखो क्या है, उनकी गलती नहीं है उसमें। वो एक मरतबा बांद्रा से चुनाव लड़े, अब उनको पहले बाबा मलबार सिद्दीकी हिल, सामने। हाँ बाबा से उनको फिर मलबार हिल में लड़ना था, मलबार हिल में नहीं हो पाया, वो वर्ली गई, वर्ली में नहीं हो पाया, पार्टी चेंज करनी पड़ी, मुंबादेवी में आना पड़ा। तो आज मैं मेरी बात बताता हूँ, कल आप मुझको बोलेंगे कि माइन जाकर चुनाव लड़ो तो मैं चुनाव लड़ लूँगा, मगर मेरे को माइन के बारे में मालूमात क्या है? आई डोंट नो एनीथिंग। जो लिमिटेड मालूम होगी वो मालूम होगा, वहाँ का मच्छी मार लोग का क्या प्रॉब्लम है कैसे मालूम हो सकता है एक आदमी को? साहब मेरी यहाँ पे इस गलियों में, एक एक गली में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, 35 साल से यहाँ पे पॉलिटिक्स की है। आज जहाँ तक इलीगल की आप बात करते हो, तो जो मैडम के जो सीएम है ना, सीएम हमारे भी है, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर बोला था कि एक्शन होगा, उसके बाद में एक्शन नहीं हो तो इलीगल का बादशाह मैं किसको बोलूँ? खुद एकनाथ शिंदे साहब यूडी मिनिस्टर थे, ऑन रिकॉर्ड मैंने जब इशू रेज किया तो एज ए यूडी मिनिस्टर उन्होंने खड़े हुए बोला कि अमीन भाई तुम्हारे वहाँ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है उस पर रोक लगेगी, बिल्डिंग टूटेगी। एक बिल्डिंग नहीं टूटी है ना, एक बिल्डिंग पे रोक लगा, उसके बाद 10 बिल्डिंग बन गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है उन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आपने यहाँ पर, और इनमें कुछ तो कुछ जो भी अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो मुंबा देवी इतना पिछड़ा क्यों है? देखिए यहाँ से कोई भी रेल कनेक्ट नहीं हो रही, कोई भी स्पीड ट्रेन कनेक्ट नहीं हो रही है, कंजेशन बढ़ते जा रहा है, तो मतलब क्या प्लानिंग है? पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डाउनटाउन सिटी होती है ना उसमें कंजेशन होता है। मुंबा देवी में सिर्फ कंजेशन नहीं, वो क्या हो रहा है कि फेक नरेटिव बनाने का जो हमारे अपोनेंट की आदत है ना, ये फेक नरेटिव है। आज यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे आप भाई कल्ला चलो मेरे साथ में, वहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आप तो यहाँ की पूरी ज़िंदगी नहीं, वो निकल तो गई। पूरा है ऐसे ही, वही आप नहीं हमको साउथ सिर्फ मुंबई कहा मुंबई, जाता है। यस यू आर राइट, साउथ मुंबई के अंदर पूरे साउथ, वही कोलाबा हो, मुंबा देवी हो, भाईकल्ला हो, शिवड़ी हो, वर्ली पूरा हो, अपन मुंबई तो वाले। आप आज जो मेरे अपोनेंट है उनको ये बोलना चाहिए कि हम साउथ मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, और सुधारना चाहिए ना। हम कौन बोलता है कि साउथ, आज ये जो फ्री वे बना है ये मैडम ने बनाई है, मेरा नाम लगा हुआ है वहाँ पर। पृथ्वीराज चौहान साहब और अजीत पवार ने उसका इनॉग्रेशन किया था, कांग्रेस ने बनाया उसको।
जो आज ईस्टर्न फ्रीवे बना है ये कांग्रेस की दिन है। वो बनने से चेंबूर से लेके ओल्ड कस्टम हाउस तक का ट्रैफिक कितना ईज हो गया। जी, हम वो फ्रीवे जो है पूरा बन गया मगर कॉर्नर पे आके ब्लॉकेज हो जाता है, यही आपके एरिया में आके ब्लॉक हो जाता है। मेरे ही एरिया में ब्लॉक हो जाता है, लोग आराम से आते जाते वो जाके वो डोंगरी पे जो है वाड़ी बंदर पे ब्लॉक हो जाता है। एक्चुअली उसका पहले प्लान था यहाँ से लेके उसको रीगल तक ले जाने, बराबर। मगर कुछ चीज़ हेरिटेज और सब बीच में है तो वो चीज़ यहाँ पर रुक गई। पर अब जो नए कनेक्शंस हो रहे हैं जिसकी टेस्टिंग चालू, आपको भी शायद पता होगा, हो सकता है हमारे दर्शकों को नहीं पता हो कि चौपाटी से फ्रीवे को जोड़ा जा रहा है। अच्छा, उसकी स्टडी चल रही है, उसकी कुछ टेस्टिंग हो रही है। ओपेरा पे कल आप जाके देखोगे तो वहाँ पे उसकी सॉइल टेस्टिंग सब चालू है। आज जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, मैंने पहले भी, मुझको याद आया कि मैंने आपके शो पे कहा था कि गवर्नमेंट को सीरियस होके दक्षिण मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और मैंने एक बार नहीं, अब देखिए मैं एक एमएलए हूँ, एमएलए का काम होता है अपनी एरिया की समस्या लेके गवर्नमेंट पे जाके उसका सॉल्यूशन लाने का। बराबर। अब कुछ चीज़ स्टेट गवर्नमेंट की है, जी, मेरा दूसरा सवाल वही था। कुछ चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उस चीज़ के, आज हम लोग ऑयस्टर कार्ड क्यों, इतने, मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूँ कि ऑयस्टर कार्ड जैसी चीज़ हमको महाराष्ट्र और मुंबई में लानी चाहिए। हॉस्टल क्या व्हाट इट इज? ये फॉरेन में कार्ड होता है जो हर ट्रांसपोर्ट में चलता है। अब आप अगर हार्बर रेलवे में चलते हो तो हार्बर किधर भी जाओ कार्ड रेलवे चलेगा। वो बीएसटी बस में भी चलेगा, वो ट्रेन में भी चलेगा, वो मोनो में भी चलेगा, वो मेट्रो में भी चलेगा। जी जी। तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद में मुंबई को, जैसे हम एक कोस्टल रोड बन रहा है, ये कोस्टल रोड पृथ्वीराज चौहान ने प्लान किया था कि मुंबई को कोस्टल रोड चाहिए। कोई भी चीज़ बनाने के लिए वक्त लगता है। अगर आज 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में एक फ्लाईओवर तैयार हो जाता है, उसकी प्लानिंग, उसकी टेस्टिंग, उसकी फिजिबिलिटी बनाने को 3 साल लग जाते हैं। आज कोई भी चीज़ मुंबई को फैलाने, आज आप देखिए ये चीज़ आपको नई मुंबई में नहीं मिलेगी, कंजेशन आपको नहीं, क्यों? प्लान सिटी, यहाँ प्लान सिटी नहीं है। तो अमीन भाई मैं उनकी बातों में जो भी बातें आती है तो मैं कहूँगा कि 15 साल में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर पाया, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। तो अगले 5 साल में आप कैसे दावा कर रहे हैं कि मैं ठीक कर लूँगा? इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मेरे बहुत सवाल, बड़ा award मैं है। इफ यू डोंट माइंड मैं सवाल कंप्लीट कर लूँ। पहले तो मैं ये आपको कहूँगा कि आप 15 साल से एमएलए हो, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं लगा। आपने एक बात बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपने भी तो नहीं करा पाया। आप अगले साल में कैसे कर लोगे? अगले 5 साल में जो आप अभी चुनावी मुद्दा बना रहे हो बार बार कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करूँगा, हॉस्पिटल्स करूँगा और ये करूँगा, और जो अपोजिट पार्टी है वो भी बोल रहे हैं हम 5 साल में ये कर लें, तो अमीन पटेल जो 15 साल नहीं कर पाया नहीं, वो अगले 5 साल में कैसे करेंगे? 15 साल में बहुत काम हुआ है। इलाके की आवाम चुन के मुझको देती है, मेरे कॉर्पोरेटर को देती है, एमपी को क्यों देती है? अपोजिशन के लोग ये जानते हैं। जैसा मैंने बोला कि अपोनेंट का मतलब है अपोजिशन करना। वो बोलेंगे ना, वो थोड़ी बोलेंगे कि अमीन पटेल बहुत अच्छे काम करता है, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे काम करती है, ना करता है। वो लोग चुन के देने के लिए कोई वजह होगी ना। 15 साल के अंदर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल बीएमसी की नहीं थी, बीएमसी से बात करके पॉलिसी में चेंज ला के वहाँ पे स्कूल चेंज कराई। बार बार बोलना ठीक नहीं, 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं ना फ्री में, अच्छे करके बच्चे पढ़ते हैं। आपने भी वो स्कूल देखी है। उसके बाद में आज मैंने आपके चैनल पे पहले भी बताया, आज भी फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि लेजिस्लेटर का रोल अलग है मगर हम काम पूरा करते हैं। कॉर्पोरेटर का काम हम करते हैं, एमएलए का काम हम करते हैं, एमपी का काम हम करते हैं। आज लॉ चेंज किया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी बिग वर्ड, इट इज़ अ स्मॉल वर्ड बट डेफिनेशन का बहुत बड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स आता है, रेल्स आता है, ब्रिजेज आते हैं, एयरपोर्ट भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, डॉक भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, पार्किंग भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, हाउसिंग भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। यानी आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक वर्ड बोल देगा अमीन भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर ये सब चीज़ों का कोई कैंडिडेट कहीं ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं एयरपोर्ट भी बना रहा हूँ मुंबई? बोल सकता है, क्या बोल सकते हैं। जो जिसको कुछ यार मालूम तो नहीं, मतलब जिसको कुछ करना नहीं है ना। और क्या है, मैडम तो ये मुंबा देवी एक हिस्टोरिक, नहीं मैं मैडम की नहीं बात कर रहा हूँ, एक हिस्टोरिक जगह है। पैराशूट से लैंड किया उन्होंने, घूमेंगे देखेंगे। नहीं समझा नहीं, पैराशूट से लैंड किया? पैराशूट आप भी एयरपोर्ट बना रहे हो क्या? नहीं, मैं एयरपोर्ट नहीं, तो एयरपोर्ट होगा तो पैराशूट की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। पैराशूट से आदमी वहाँ उतारा जाता है जहाँ प्लेन नहीं लैंड होता है। यू मीन टू से कि बाहर से आए हुए ऐसा? 100%।
100%। अब जो वर्ली लड़ना चाहे, जो मलबारी लड़ना चाहे, जो बांद्रा लड़ चुके हैं, अब यहाँ से मुंबई देसी भी जाके 5 साल बाद उनको कहीं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो देखनी पड़ेगी ना। चलो मैडम हॉस्पिटल्स की उन्होंने बात कही। हाँ, बहुत अच्छी बात। क्या बात की? हॉस्पिटल कमाडीपुरे की एक हॉस्पिटल थी, वो उसकी बात कर रहे थे। इन हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं है आपके एरिया में। मेरा सवाल आपसे दोनों में कनेक्टेड है। हाँ 15 साल से आप नहीं कर पाए, जो आरोप है सब, अगले 5 साल में आपने दावा करते हैं, अगर आप कैसे करोगे? और आपके जो 15 साल से आप नहीं कर पाए, आपके अपोनेंट सब, खाली मैडम नहीं, जितने भी अपोनेंट के जो दावा करें हम ठीक है, वो कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा है कि 15 साल के अंदर, एक मैंने आपको लास्ट टाइम कैंसर हॉस्पिटल का बताया, मैंने 15 साल के अंदर हॉस्पिटल का लॉ चेंज कराया। बड़े बड़े धुरंधर वहाँ बैठे थे, मिनिस्टर बैठे थे, उनको इस ध्यान में नहीं आया, ना हेल्थ मिनिस्टर को ध्यान में आया, न मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को ध्यान में आया कि इस लॉ को चेंज करना चाहिए। अमीन पटेल डिड द चेंज इन द लॉ। क्या लॉ था? क्या 32 मीटर के ऊपर हॉस्पिटल बना नहीं सकते हो? कितने साल तक? सालों साल तक। अमीन पटेल 32 मीटर से ऊपर अच्छा, हाँ, कोई भी आप हॉस्पिटल बना नहीं सकते हो, ऐसी महाराष्ट्र के अंदर गाइडलाइंस थी, रूल था कि आप 32 माले के ऊपर हॉस्पिटल ही नहीं बना, 32 मीटर के ऊपर हॉस्पिटल नहीं बना सकते। मतलब कि 8 माले के ऊपर हॉस्पिटल, आज भी स्कूल आप नहीं बना सकते 8 माले के ऊपर। 8 माले हॉस्पिटल का कानून हो गया था, एक जगह आग लगी थी, उसके बाद में निर्णय हो गया था कि हम 8 माले के ऊपर हॉस्पिटल बनाएंगे नहीं। मैंने उस रूल को चेंज करवाया। रिलायंस है, इतने बड़े बड़े अस्पताल बन गए। अच्छा, बन जाने के बाद में उस पर स्टे आ गया था। पहले बॉम्बे ये आपने बहुत अच्छा है, क्या दर्शकों को मालूम होना चाहिए। पहला जसलोक हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, ये सब हॉस्पिटल बन जाने के बाद में एक जगह आग लगी अपने साउथ में। तो आग लगने के बाद में, नॉट साउथ मुंबई, साउथ इंडिया में आग लगी। आग लगने के बाद में कायदा आ गया कि हम 32 मीटर के ऊपर हॉस्पिटल का परमिशन देंगे नहीं। मैंने 3 साल लगा मुझको वो लॉ को चेंज करने के, 3 ईयर। डेली तो नहीं बोल सकते, मगर हफ्ते में 15 दिन में उसको फॉलोअप करके मैंने लॉ चेंज करवाया कि तुम क्यों आप नहीं बनाना चाहते हो कि आग लग जाएगी। आग लग जाएगी तो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यूके, लंदन में कैसे बनते हॉस्पिटल? तो वहाँ की आग नहीं लगती है, वहाँ सेफ्टी। पूरे लॉ मेरे सेक्रेटरी के हाथ में बैठकर मैंने लॉ बनाया। अब वो मैडम को बेचारे को क्या मालूम पड़ेगा, उनको तो पता ही नहीं कि मुंबई में हॉस्पिटल कितने होंगे। नहीं, आपके एरिया की बात कर रहे हैं। चलो मैं ठीक पूरे है, नहीं, मैं तो पूरे महाराष्ट्र की गया ना। हम्म। मैं एमएलए तो पूरे महाराष्ट्र का हूँ ना। मैंने पूरे महाराष्ट्र के लिए लॉ बदली करके लाया। लॉ बदली होने के बाद में ये अलियाबाद होलकर जो हेड एंड नेक इंस्टीट्यूट वो बना 17 माले का। मेरे एरिया में मैं ये नहीं बोलता मैं ये कर दूंगा, मैंने कर चुका हूँ। अब बेचारे लोग बाहर से आए, अभी उनको पता नहीं है कि गौरव भाई मैटरनिटी होम क्या था और क्या बनने जा रहा। वहाँ काम चालू है ना, मैं थोड़ी बोलता हूँ कि मैं बना के दूंगा। गौराबाई मैटरनिटी हॉस्पिटल का 12 माले की बिल्डिंग का काम चालू है। 2 साल में काम कंप्लीट हो जाएगा। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनेगा। जो बच्चा प्री मैच्योर, जो बच्चा बॉर्न हो जाता है, प्री मैच्योर बच्चा, उसके लिए वहाँ पे फैसिलिटी होगी। माँ के लिए फैसिलिटी होगी। जो वर्ली के ऊपर जो इतना बड़ा चाइल्ड हॉस्पिटल बना है, उसी लाइंस में हम यहाँ बना रहे हैं हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल भी बनाते बनाते परमिशन लेते लेते इतने साल इसलिए लग गए कि गवर्नमेंट, बीएमसी, तुम नायर में हम चालू कर देते, हम जेजे में चालू कर देते। मैंने लड़ झगड़ के उस हॉस्पिटल के ऊपर 100 करोड़ रुपया पास करा के उस हॉस्पिटल का काम चालू करा दिया। अब मैंने सुना आपके चैनल पे कि एक मेरी अपोनेंट ये बोल रही है कि आए हॉस्पिटल बंद पड़ा है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, कल शाम को 5 बजे कैंपेन ख़त्म होगा, परसों सुबह वहाँ जाके देखे कि रोज़ कितने ओपीडी में पेशेंट आते, कितने वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे। अब उसके पीछे पतरे लगे हुए, तो मैडम को लग रहा है कि हॉस्पिटल बंद है। बंद नहीं है साहब, वहाँ तो रोज़ 100, 150, 200 आदमी आग का ओपीडी करवा रहे हैं। रोज़ 8-10 कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं। 2 टाकी के आगे 2 टाकी का मुरली देवरा आई हॉस्पिटल जो है वो फुल फ्लैज चालू है। फुल फ्लैज चालू है। और उसके पीछे जो पतरे लगे हुए, वहाँ पे 17 माले का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। वो भी तकरीबन 110 करोड़ की लागत से बना है। 200 करोड़ प्लस के ये 2 हॉस्पिटल के काम चालू है, जो 2 साल में कंप्लीट हो जाएंगे और लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ड्रग्स की भी बात, आपके एरिया में ड्रग्स बहुत है। मेरे एरिया में ड्रग्स नहीं, पूरे मुंबई में ड्रग्स है। आज ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। और आप साहब, आप यार जो लोग आपको पूछते तो आप पुरानी आपकी फिल्म्स क्यों निकाल के उनको दिखाते हैं? आप एक वो बनाइए, वो जो दाखवा ऐसा बोलते हैं ना, कि कोई अगर मैं भी कोई सवाल गलत करूँगा, अपोनेंट के सवाल को बोला अमीन भाई देखो, तुम्हारा भी आ जाएगा। आने चाहिए ना।
पब्लिक को फैक्ट मालूम होना चाहिए। और मेरे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मेरे बारे में सच्चाई मेरे वोटर्स को मालूम है। कोई कितना भी झूठ बोल दे यहाँ करके, कहीं पर जाके एनडीटीवी में जाके बोले या स्टार न्यूज़ में बोले, एबीपी में जा बोलना है, मगर जो वोट देने वाला उसको ये ज़रूर मालूम है कि अमीन पटेल ने उनके लिए क्या काम किया। ड्रग्स की जो बात है, आपके साथ में टॉर्च और लकड़ी लेके हम लोग ढूंढने निकले थे कि ना, वो आपने पूछे बोला नहीं। वो बात है, मगर कम तो होना चाहिए ना। 100% कम होना चाहिए। कम? सब मिल के करेंगे ना, आप करेंगे, मैं करूँगा, पुलिस करेंगी, गवर्नमेंट के सब करें। नहीं, आप एमएलए अगर कोई ड्रग बेचता है तो उसको पकड़ के मैं फांसी लगा सकता हूँ क्या? हम पुलिस के साथ में मिलके, पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों ने ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। ड्रग्स के लिए तो ये भी एक एमएलए को इनिशिएटिव लेना चाहिए ना, ऐसे ऐसे प्रोग्राम चल देना साहब। हर साल प्रोग्राम होते हैं ना, हर साल पुलिस के साथ में मिले, एवरी ईयर। मैं आप कल चाहे तो कल सुबह आपको 10 वीडियोस भेज सकता हूँ कि 10 मरतबा हमने पुलिस के साथ में, एनजीओज़ के साथ में मिलके हमने प्रोग्राम लिए, स्कूल में प्रोग्राम लिए, कॉलेज में प्रोग्राम लिए, लोगों को बताया गया है कि ड्रग लेना बुरी बात है। अब की मैंने ये भी सोचा है, और ये लास्ट असेंबली में मैंने बोला भी था कि गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेशन सेंटर, फ्री रिहेबिलिटेशन में कितने पैसे लगते हैं पता है आपको? बहुत ज़्यादा लगता है। मैंने कहा एक के ऊपर कम से कम 10-12 हज़ार के ऊपर लगता है। एक बच्चे को रिहेबिलिटेशन डालने में 20-25 हज़ार रुपये अच्छे में खर्चा आता है, नॉर्मल होगा तो 10-12 हज़ार 20 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो आज गवर्नमेंट को, दिस इज प्रॉब्लम फेस बाय द सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। ड्रग्स इतना बिकता है, क्यों बिकता है ड्रग्स इतना? उसके आज ड्रग बिकता है, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है, सिंडिकेट चलती है। एक सिंडिकेट चलती है, राइट वर्ड है, सिंडिकेट चलती है। और वो सिंडिकेट को रोकना है, लोगों को बताना है तुम ड्रग्स नहीं लो। अब ड्रग्स के अंदर कोई गिर गया तो उसको बाहर निकाल, उसको रिहेबिलिट करना है। रिहेबिलिट के लिए आदमी के पास पैसा नहीं, तो गवर्नमेंट ने दक्षिण मुंबई में कम से कम जे हॉस्पिटल है कहीं पर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना चाहिए कि रिहेबिलिटेशन सेंटर रहेगा, बच्चे को उसमें से बाहर निकाला जाएगा, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये सब काम एनजीओज़ करती है, ट्रस्ट करती है, लोग करते हैं, मगर जब तक गवर्नमेंट इसमें फुल फ्लेज इन्वॉल्व नहीं होगी। मेरा पूरा प्लान है कि मुंबई के लिए आने वाली गवर्नमेंट को बोलना है कि 3 ड्रग्स के रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाइए और एक दक्षिण मुंबई में बनाइए, एक ईस्ट में बनाइए, एक वेस्ट में बनाइए, ताकि 3 रिहेबिलिटेशन सेंटर हो गए तो ये बच्चों को इसका आराम होगा। और ड्रग्स को रोकने के लिए देखिए, सबसे बड़ा काम ड्रग्स को रोकने का काम पुलिस का है। पुलिस शुड बी वेरी इन्वॉल्व। जब भी हम पुलिस से बात करते बोलते हैं अमीन भाई हम आपको, लोग भी सामने नहीं आते ना। और ड्रग्स में इतना पैसा आ रहा है लोगों को कि बहुत बुरी तरह से ये डरते हैं ना, सिंडिकेट से डरते हैं ना सर। जो बात करने जाता है, जो कंप्लेंट करने जाएगा तो वो पुलिस भी नहीं सुनती है, और कहीं ना कहीं सामने वाले डर लगता है कि भाई कभी हमारी फैमिली को कुछ नहीं कर दे। खैर वो तो मसला एक बहुत मेजर चल रहा है। इसके लिए आपने राइट बोले, 700 किलो ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, ये पकड़े जा रहे हैं गुजरात में, बड़े लेवल पे काम हो रहा है, बहुत बड़े लेवल। ये ड्रग्स का जो काम है ना, ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया काम कर रही है। उसको रोक लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ चाहिए, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का, पुलिस का, पब्लिक का, सबका साथ लगेगा ना। साथ से अच्छा वर्ड है कि सबकी इच्छा होनी चाहिए। यस सबकी इच्छा होनी चाहिए, आप सही कहते हो। अब हजरत मोइन मियाँ के साथ में हम लोग सब लोग डंडा उठा लिया था, डंडा उठा के निकले थे, डंडा मार्च अपन ने डाला, डंडा मार्च निकाले थे ड्रग्स को रोक। उसके बाद में स्ट्रीट शो करवाए। आज मेरे को याद आ रहा है अभी कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के साथ में मिलकर 4-5 महीने पहले हमने किया था, नजमबाग में किया था थोड़े दिन पहले। बच्चों को, एरिया के लोगों को बुला के ड्रग अवेयरनेस जो डे होता है, नशाबंदी एक इंस्टीट्यूट है, उसके साथ में मिलके जो हम लोग को करना चाहिए वो करते हैं, और उससे ज़्यादा करना चाहिए उसके ज़्यादा करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है, डोंट गेट ऑफेंडेड अगर आप, भाई मैं एक वर्ड यूज़ करने वाला, आप कमाटीपुरा रिहेबिलिटेशन का लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको, इस पर क्या कहना है? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं 500 स्क्वायर फीट मिलेगा, ये कितनी सच्चाई है इसमें? ये मेरा एक पर्सनल सवाल है मुझे। ये सवाल आपका नहीं, मेरा सवाल मैं आपका चैनल कभी कोई गाड़ी में बैठ के मैं गली न्यूज़ देखता हूँ। मुझे किसने देखा, मैं एक पर्सनल कह रहा हूँ, एक लॉलीपॉप वर्ड इसलिए किया क्योंकि आपने बार बार कमाटीपुरा, और वो सेक्शन है जो कमाटीपुरा के सारे लोग जो है वो 15 साल से अमीन पटेल को, चाहे वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट हो, वो आप कुछ ज़्यादा वोट दे रहे हैं। ये तुम्हारे पूरे सेंटेंस में ये बहुत अच्छी बात लगी कि जो मेरे पे बार बार इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं एक ही कम्युनिटी के वोट पे जीता हूँ, तो आपने अपने चैनल पे ये एग्री किया है
कि आपको सब लोग ये वोट तो आप देते हैं। जीत रहे हो तो सर, सब लोग नहीं, सब कम्युनिटी वोट देती वो तो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कमाटीपुरा जो एरिया आता है वो मिनी इंडिया है। मिनी इंडिया है, वहाँ पर सब लोग हैं। क्या सलीम भाई, वो जगह जो है ना लगभग 35 एकड़ की जगह है। मुंबई के अंदर आज तक SBUT का जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो भी 16 एकड़ में, 12 ऑलमोस्ट डबल है। 12 साल में एक कम्युनिटी जिसके पास रिसोर्सेज है, उसको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते 1 फुट वहाँ पे सेल बनाने, नॉट ए सिंगल फुट, सब रिहा भी चल रहा है इतने सालों से वहाँ पे। अब ये कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम आई अपने परमिशंस की, तो मैंने उनको बहुत हेल्प किया, क्योंकि 33(9) को जिस तरह से मैंने हॉस्पिटल, देखो हम लोग फिर के वहीं आ गए हम लोग कि एक MLA का रोल होता है कि पॉलिसी बहुत आसान हो, लॉ आसान हो कि लोग इम्प्लीमेंट कर सके। हॉस्पिटल का लॉ मैंने किया, हाउसिंग लॉ के अंदर मुझको क्या करना चाहिए, आपकी बात से मेरे को सुन के लगता है कि जो लोग बोलते हैं ना, तो एक बुक लिखनी चाहिए। तो कोई अगली 5 साल का जब इंशाल्लाह वापस इलेक्शन लड़ूंगा, हो सकता है पार्लियामेंट का लड़ूं, तो बुक लोगों के हाथ में दे दूंगा, ये पढ़ लो। ये बात मुंह पे आई, हो सकता है पार्लियामेंट का लड़ूंगा ना भाई, पक्का लड़ूंगा इंशाल्लाह। मेरे लोगों की ख्वाहिश है कि मैं पार्लियामेंट में जाऊँ, उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, मैं करूँगा। तो मैं एक बुक लिख दूंगा कि कोई भी अपोनेंट बाद में मेरे बताएगा तो उसके हाथ में बुक गिफ्ट कर दूंगा। तो मेरा ये लॉलीपॉप वर्ड लिख लेना। दूसरी बात, एक मिनट इसको पूरा कर लेते हैं। कमाटीपुरा के अंदर 35 एकड़ लैंड है और इसके अंदर 800 लैंडलॉर्ड है, 35,000 लोग हैं। अब इन सबको एक साथ में लाना ये गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, मगर मेरे वहाँ के लोग हैं ना, उन्होंने मुझे भरोसा किया। सलीम भाई, मेरे पास एक कागज़ है जो किसी के पास नहीं है, और वो कागज़ में कभी यूज़ नहीं करूँगा, सिंगल लाइन के पेपर पे। अभी एग्जैक्ट लैंडलॉर्ड तो ये नहीं याद है, वो कितने लैंडलॉर्ड ने अपना नाम लिखा, ऊपर 2 लाइन लिखी कि हम पूरा पावर अमीन पटेल को देते हैं इसको रीडेवलप करने के लिए, और नीचे साइन करके दे दिया मेरे को कि साहब ये कागज़ है, आप इसको कर देना। इतना कॉन्फिडेंट लोगों को मेरे पे। तो मेरी जवाबदारी डबल हो जाती है कि आज आप देखते हो बहुत सारी बिल्डिंगें टूटी, रीडेवलप के नाम पे उनको भाड़ा नहीं मिल रहा है। मैं कमाटीपुरा के साथ वैसा होने नहीं दूंगा। कमाटीपुरा का रीडेवलपमेंट होगा। माडा नोडल एजेंसी है उसकी, VP माडा। अब मैं घड़ी किसी का नाम दे रहा हूँ, मगर मेरा अपोनेंट जो है वो कल जाके VP माडा को फ़ोन करे। NDTV के ऊपर VP माडा का स्टेटमेंट है रिकॉर्डेड कि हमारा डॉक्यूमेंट तैयार है, हम बहुत जल्द टेंडर कॉल करने जा रहे हैं। पूरा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के, DPR बना के, वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट VP माडा के टेबल पे पड़ा हुआ है। जिस दिन आचार संहिता देंगी, अगर गवर्नमेंट चाहेगी, माडा चाहेगी, तो उसके दूसरे दिन टेंडर कॉल होगा। और उसकी कंडीशन जो DPR बनाए, जो गवर्नमेंट की GR बने। एक क्या होता है कि अपोनेंट को कुछ भी बोलने के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है, स्टडी नहीं है। जैसा मैंने बोला पैराशूट से लैंड किए, स्टडी तो है नहीं। कमाटीपुरा में कितनी गली वो तो उनको मालूम नहीं है। DPR रेडी है, फिजिबिलिटी रेडी है कि 500 अगर टेनेंट को, हमको 800 लैंडलॉर्ड को जो देना है, ये 5000 टेनेंट को जो देना है, उसकी फिजिबिलिटी होगी नहीं तो प्रोजेक्ट होगा कैसा। एक और थोड़ा तीखा सवाल है। एकदम ठीक है, मैं तो कर ही हूँ, आप नहीं बोलेंगे तो भी मैं करूँगा। प्लीज़ गो अहेड। अब ये बताइए, आप कमाटीपुरा का रीडेवलपमेंट, ऐसा आरोप भी है आप पे कि वो बिल्डर के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। अमीन पटेल जो है, बिल्डर है अपने बिल्डर दोस्त लोग, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आओ आप सफाई दो कि अमीन पटेल जो ये जो प्रोजेक्ट कर रहा है ये बिल्डर के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। अभी आप बताइए, आप बिल्डर के फ़ायदे के लिए कर रहे हो कि वहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे हो? 50 फुट, 60 फुट, 70 फुट, 100 फुट, 110 फुट, 120 फुट के घर में रहने वाले को 500 फुट का अगर ओनरशिप का घर मिलेगा, लैंडलॉर्ड के शिकंजे से बाहर आ जाएंगे, खुद का घर रहेगा। आज एक 12 गली मैदान के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। उनको गार्डन मिलेंगे, उनको सीनियर सिटीज़न के सेंटर्स मिलेंगे, उनको जिम मिलेगा, उनको ओपन स्पेस मिलेंगे। तो इसमें वो टेनेंट का फ़ायदा है कि बिल्डर का फ़ायदा? अच्छा, बिल्डर का फ़ायदा नहीं होगा तो कोई समाज सेवा करने को उनको NGO भी FSI भी आप ज़्यादा दिलाओगे ना? हो गई, मिलेगी उनको, नहीं मिल। सलीम भाई, अगर गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है ना। मैंने लास्ट टाइम आपको बता के गया था कि टेनेंट, लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट और बिल्डर इज़ ए बिजनेसमैन। वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दुश्मन नहीं है। बिल्डर इज़ बिल्डर। अगर कोई भी बिल्डर, बिजनेस है ना, कोई भी आपको मैं नहीं बोल सकता आप बिज़नेस कर रहे हो, पर अगर आप कोई बिज़नेस, कोई दुकान, शोरूम खोलोगे तो आपको नफ़ा नहीं होगा तो आप उसका इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ऑफिस का स्टाफ, भाड़ा कैसे भरोगे? नहीं भर सकते ना। तो बिल्डर कब आएगा? और आज तक ये प्रोजेक्ट नहीं होने की वजह ही है कि प्रोजेक्ट लुक्रेटिव नहीं था, कि इतना लुक्रेटिव नहीं कि आदमी को लग रहा है कि मैं
हज़ारों करोड़ रुपया उसमें लगेगा। वो 1-2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपये लगाने थोड़ी कमाटीपुरा बन जाएगा। 35 एकड़ लैंड डेवलप करने के लिए उसमें पैसा लगेगा ना सर। तो पैसा कोई आदमी इन्वेस्ट करेगा तो पैसा कमाए बगैर कोई एनजीओ थोड़ी चला रहे हो। मगर हमने क्या किया, हमने माडा को नोडल एजेंसी जी, मेरा सवाल वही था कि आपने पिछली बार बोले थे कि माडा नोडल एजेंसी बनेगी। माडा को हमने नोडल एजेंसी अपॉइंट किया है कि तुम नोडल एजेंसी देंगे, हम चाबी माडा के हाथ में देंगे, पुराने घर की नवी चाबी माडा से लेंगे। तो माडा इतना ट्रस्टेबल नहीं है ना मीन भाई। आप देखिए कि एरिया में माडा और बिल्डर एक जगह हो जाते हैं और लोगों को तकलीफ हो जाती है फिर। अब क्या था इसमें, अभी ये हम लोग इलेक्शन है इतनी बात कर रहे हैं, कभी इस पर बहुत तफसील से बात करेंगे। ठीक है, आपके बहुत सारे एपिसोड आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप भी बहुत बिजी, इतनी रात को कितना बज गया अभी? 2 बज रहे हैं। रात के 2 बजे बैठ के हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी टाइम नहीं, मेरे को भी दिन में टाइम नहीं है। आज सलीम भाई क्या है कि माडा को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी 33/7 और 33/9 के रीडेवलपमेंट में कि बिल्डर से कुछ गलत काम होता है तो माडा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको कर दे, ऑक्शन करे, टेंडर करे, जो करना है करे। हमने कमाटीपुरा के अंदर माडा को इसलिए नोडल एजेंसी रखा है कि इतने हज़ारों लोगों के घर की जिम्मेदारी हम एक बिल्डर को विदाउट गवर्नमेंट के बैकिंग के नहीं कर सकते, बिकॉज के कल कोई भी बिल्डर किसी वजह से प्रॉब्लम में आ गया तो लोग मर जाएंगे, इनके पास तो घर के अलावा कुछ है ही नहीं। तो वी हैव टू गेट अश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट विल बी देयर। माडा इज ए गवर्नमेंट बॉडी, वो माडा वहाँ पे रहेगी। माडा अगर वो बिल्डर किसी वजह से डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो माडा दूसरा बिल्डर अपॉइंट करेंगे, तो आदमी तो लेगा 10 बिल्डिंग तोड़ेगा, आराम से घर में बैठ जाएगा, कमाटीपुरा मेरा बाप का हो गया। ठीक है, चलो दूसरे मुद्दे पे आते हैं। भाई महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जो है, जो महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार निकल रहा है मुझे, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है, सच्ची बात हमेशा जबान पे आ जाती है। जी मैं इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनेगा, सलीम भाई भी अगला मान सवाल रहे आपके थे। लिए अच्छा नहीं, आप तो खुश हो गए। आप लोग जो है रिलीजन के नाम पे वोट मांग रहे हो, आप लोग डरा रहे हो हम लोग कि ओके भाई मोदी आ जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कि हम लोग तुम वन साइड वोट दो। कभी अभी बोले? बड़े बड़े मौलाना आ रहे हैं, वोट जिहाद की बात हो रही, आप लोग ये बात करा रहे हैं। ज़्यादातर हर जगह तो यही हो रहा है कि दिखाया जा रहा है कि भाई देखिए, आज मौलाना उलमा इकराम हो या आप लोग ला रहे हो उनको कि भाई बोलो बोलो नहीं तो मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा। कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि कौन आ जाएगा या कौन चले जाएगा। उलमा इकराम का ये कहना है कि हर आदमी ने जाके वोट देना चाहिए। वोट इसलिए देना चाहिए, अब वोट देना चाहिए। अब एक वोट देना चाहिए, वो बराबर मौलाना, है। अगर आप मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बात अगर कर रहे हो, वो बात कर रहे हैं आप, जी, आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आज उन्होंने कितने मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट किया और कितने नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को वो सपोर्ट किया? सारी पार्टी तो एक ही किया ना। हाँ, आप बता दीजिए, उसमें से अपोजिट पार्टी में किसी का भी नाम नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का ही नाम है। महाविकास- जब आप उस मुद्दे पे बात कर रहे हो तो आई कैन टॉक ऑन दैट। यस वी कैन डेफिनेटली वी कैन टॉक। हम बात ही कर रहे हैं ना। आज किसी को सपोर्ट करने का, डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी आदमी एक विचारधारा को सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकते हैं। उन्होंने एक विचारधारा को सपोर्ट किया ना। अगर आप उस लिस्ट के बारे में बात करें तो मैं भी बात करने को तैयार हूँ अमिन भाई, क्योंकि अगर आप आके बोलते हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, तो भले हिंदू मुस्लिम की बात हो, क्योंकि ये पार्टी ही मिक्सचर ऑफ ऑल है। आपकी जो ये आघाड़ी सरकार, ये जो आघाड़ी पूरी जो सिंडी वो है, अलायंस है, वो तो सब हिंदू मुस्लिम सभी की बात वो नहीं रही। बात ये हो रही कि आपने सामने को प्रोवोक किया है कि भाई ये सब मिलके बोल रहे हैं कि यही पार्टी को वोट दो, तो वो अगर बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं एविडेंस के साथ आपको बोलता हूँ कि हम लोग धर्म के नाम की राजनीति नहीं करते। हमारे जो अपोनेंट है वो धर्म के नाम की राजनीति करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये किसके डायलॉग है? हमारे। तो आप लोग भी तो डायलॉग से खेलते हो ना। यही चीज़ आप बताते हो, वो देते हैं, आप लोग आके बोलते हो कि देखो ये है, वो है, ये करेंगे। धर्म के राजनीति करना महाविकास आघाड़ी का काम नहीं। ये दूसरे जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं, जो मायूती सरकार है, मायूती जो ये है अलायंस है, वो करता है। उनके अगर आप स्पीच सुनते हो, उनके वहाँ अगर देखते हो तो तलवार को धार कर लो, लव जिहाद करने वाले को हम ये सजा देंगे। तलवार को धार कर लो क्या है? ये है ना, अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास मैंने सुना है कि उन्होंने बोला है कि लव जिहाद होगा तो तलवार को धार करके रख लो। एक स्पीच में बोला गया, मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ उसके लिए। अच्छा। तो ये सब चीज़ों की अगर बात करेंगे, आज इससे पहले आपने देखा है कि रूलिंग पार्टी के सिटिंग एमएलए जिस लैंग्वेज में बात किया है, और जो हमारे
नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में जो बात किया है उसको जिस तरह से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, चीफ मिनिस्टर ने उसको सपोर्ट किया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उसको सपोर्ट किया है कि हम आप उनका लोग भी बाल तो खुल तक के नहीं आ रहे हैं आप लोग। कि हम उनका बाल आप तक लोग ने भी तो डिमांड नहीं की। हमारी तो एफ मैं खुद एफ रजिस्टर कर रहा हूँ ना, आपके आप मौजूद थे, मैंने खुद एफ रजिस्टर करा है। देखिए इस देश में, इस प्रदेश में हेट पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है। हम इस रास्ते पे चल के आगे नहीं जा सकते। और जो भी लोग, मैं पहले भी बोल के गया था, आज भी आपको बोल रहा हूँ कि जो भी लोग इस तरह की हरकत पास्ट में किए, हमारी गवर्नमेंट आने पे उन पे कड़क कार्रवाई होगी। ये जो लिस्ट आई है, एक तरफा लिस्ट आई है, तो आपको नहीं लगता वो एक वोट जिहाद के इस इलेक्शन के मॉडल में वो उसको वो कर दिया ना, जैसे एक होता है कि एक आदमी बैकफुट में खेलता है, ये तो फ्रंट फुट में खेल रहे लोग कि भाई वोट जिहाद है, ये है। सर एक वोट तरफ जिहाद कैसे हुआ, कैसे वोट ये नहीं, आदमी अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकता है क्या? अमीन भाई एक नैरेटिव स्टार्ट हो गया। नहीं, ये लोग जो वोट मांग रहे हैं, ये जो मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सब, तो ये जिहाद, वोट जिहाद आप इसको क्या बोलेंगे, कौन सी जिहाद बोलेंगे? ये वोट जिहाद नहीं है क्या? डरा के लोगों को कब तक रखा जाएगा कि भाई बढ़ जाओगे तो कट जाओगे, एक है तो सेफ है, आप वोट दीजिए। एकदम वरिष्ठ नेता ये बात कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो वोट? मैं तो पहली बात है लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, ऐसे जिहाद के वर्ड को मानता ही नहीं जिंदगी। मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड है नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक आदमी वोट देता है, वो अपने सोच समझ के अपनी बात को कौन रखेगा उसकी बात उसको वोट दे रहे हो। हमने आज आप मेरे बारे में एक स्पीच बता दो जिसमें मैंने बोला हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मेरे को वोट दो, मैं हिंदू हूँ तो मेरे को वोट दो, मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरे को वोट दो। कभी हम तो वो बात ही नहीं करते, हम तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हमने कभी ये बात ही नहीं की। आज 15 साल तो असेंबली और उसके पहले कॉरपोरेशन में मैं तो नागपाड़ा से, जो मैं अपने मुस्लिम मेजोरिटी का एरिया नहीं था, जहाँ 10 साल का शिवसेना का कॉर्पोरेट था, मैं वहाँ से जीत के आया फर्स्ट टाइम। तो कौन सी लव जिहाद, कौन सी वोट जिहाद, कौन सी लैंड जिहाद, कोई है ही नहीं है वर्ड। ये जब उनको पता चला कि हम लोग किसी वजह से जीत नहीं सकते हैं, तो ये सब बातें आ रही है। आज पार्लियामेंट के इलेक्शन में 400 पार की बात करते थे, 300 पार नहीं कर पाए, तो बहन भी लाडकी हो गई, जीजाजी भी लाडके हो गए। तो आप लोग ने भी उठाया, हम लोग ने भी उठाया, इसका फ़ायदा आप लोग को ही मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। साहब ऐसा है कि अब हम बहनों को 4, 5, 10 हज़ार रुपये मिल गया, बहुत अच्छी बात। हम तो उससे ज़्यादा देने जा रहे हैं, 3,000 रुपये देने जा रहे हैं। हम गवर्नमेंट, हमारी तो गारंटी है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई थी तो 3,000 रुपये हम हर बहन को देंगे, हमारी प्यारी बहनों को 3,000 रुपये देंगे, 25 लाख रुपए का मेडिकल फ्री देंगे। इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे कभी, क्योंकि है ही नहीं। देखिए हकीकत पे बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। माँ विकास अघाड़ी सरकार ने जो इंडिया अलायंस की जो हमारी सरकार है, तेलंगाना बोलिए, गुजरात में, सॉरी तेलंगाना बोलिए, राजस्थान बोलिए, कर्नाटका बोलिए, नहीं गुजरात में हमारी गवर्नमेंट आएगी ना। आपने मुझे कहा गुजरात में एक दिन हमारी गवर्नमेंट आएगी ना भाई, गुजरात में एक दिन हमारी गवर्नमेंट आएगी, पक्का आएगी। तेलंगाना में हमारी गवर्नमेंट है, आज हमारी कर्नाटका में हमारी गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट है, वो दिन दूर नहीं कि गुजरात में भी हमारी गवर्नमेंट है। एक बार एक तरफ आप दावा करते हो कि 50,000 पार, यानी मतलब आपकी जीत का आपने नारा चल रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कौन कर रहा है कि 50,000? लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। मेरे इलाके की आवाम बोल रही है। और 2 नारे पहले थे मेरे पास, हाँ। पब्लिक ने दी, हाँ। अब की बार चौथी बार अमीन पटेल, अब की बार वो समझ में हो गया। लोगों ने बोला अब की बार 50,000 पार। हाँ। आज सुबह मैं वॉक करने गया था नरिमन पॉइंट पे, कुछ लोग जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं थे, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे। मैं जब निकला, बोले साहब आपके बारे में बात करें, मतलब अच्छी बात कर रहे थे, बुरी बात कर, बोले साहब आपके बारे में तो अच्छी बात होगी। मैं क्या बात कर रहे थे, बोले हम लोग ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे, तो बोले मुंबई देवी से अमीन पटेल तो 100% जीत जाएगा। हाँ, मगर 50,000 पार होएगा अमीन भाई, हो जाएगा। इसको कैसे लेगा? अब पब्लिक चाहेगी तो 50,000 का लाख पार हो सकता है। जनता जनार्दन है, जनता वोट देगी। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि एक तरफ से इतनी कॉन्फिडेंट, चलो लहर है, बात चल रही है सब जगह, ये चल रही है, फिर दूसरी जगह आपको सीएम आ रहे हैं, आप बुला रहे हो, कन्हैया कुमार को बुला रहे हो आप, फिर एमपी अपने इमरान प्रताप गरी आ रहे हैं, कल आपके बड़े बड़े वो आ रहे हैं, तो आप इतना कॉन्फिडेंट है तो फिर इनको सबको क्यों बुला रहे हैं? हमारे पार्टी के अंदर, और आज कोई आए थे गोवा वाले, आपके एमपी आए थे। हाँ, गोवा के एमपी आए थे, गोवा के। तो क्या अमीन पटेल को इतनी ज़रूरत है सबकी? नहीं, ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
मगर क्या है कि जब स्टार कैंपेनर आते हैं तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना चाहते हैं, मुझको पूछा गया था कि आपको कौन कौन स्टार कैंपेनर चाहिए। एक फॉर्म आता है, पार्टी एक फॉर्म भेजती है इलेक्शन के पहले, उसमें डिटेल होती है कि आपको कौन स्टार कैंपेनर चाहिए, कब टाइम सूट होगा। तो मैंने 4 में से पहले 3 नाम, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये 3 नाम लिख के दिया था। मतलब भाई ये 3 आएंगे तो मेरे को चाहिए। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आज भी हरियाणा के आए थे ना इस्लाम जिमखाना में, आज कौन आया था? थे हरियाणा के थे रहते साहब पूरे। आज तो क्या है कि इलेक्शन में हमारे तो लिमिटेड रिसोर्सेज। कोई नहीं, फंडा समझ में नहीं आया अमीन जी कि कोई हरियाणा का एमएलए आता है इधर कैनवसिंग करता है, उनको लोग जानते नहीं। क्या सीएम रेड्डी साहब की बात अलग है, इमरान प्रताप गोरी साहब, तो वो ऐसा नहीं लगता कि कैंडिडेट का टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें? नहीं, वो तो खुद अपना करते रहते भाई। अच्छा, वो खुद अपने को कोई डिस्टर्बेंस नहीं उसके अंदर, अच्छा। कोई डिस्टर्बेंस नहीं उसके अंदर। मुझको बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझको फिर एक बार बुला कर, इलाके की आवाम को तो पता ही है, पर मेरे जो अपोनेंट है उसको भी थोड़ा सा। पॉडकास्ट में मैंने आप पे इल्ज़ाम ज़्यादा नहीं लगा पाया ना, इसलिए मैं बोला जरा यही नहीं, मौका है मैं किसी के तो- कंधे पे बंदूक रख के। साहब मेरे लोगों को मुझको सफाई देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा काम बोलता है। तो वो लोग ने जो सुबह मुझको मिले ना, एक सेंटेंस में अपनी बात ख़त्म करता हूँ, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग नहीं थे, वो मेरे जैन भाई लोग थे, मलबार हिल कॉन्स्टिट्यूंसी के थे। उन्होंने बोला अमीन भाई, आप जो जीतने का सवाल जो आपका है ना, वो आप नहीं जीत रहे हो, आपका काम जीत रहा है। एक मलबार हिल में रहने वाला जैन भाई मेरा ये बोलता है कि अमीन भाई आपका काम जीत रहा है। लोधा जी को उसका एड्रेस भिजा दूंगा मैं। फोटो वीडियो भेजेंगे क्या उसमें? कोई एक आदमी, देखिए यही तो बात है जो कौमी एकजुटता की बात होती है ना। और आज सुबह की बात है, और जो ये आपका जब ये टेलीकास्ट होगा वो आदमी देखेगा तो उसको इतनी खुशी होगी कि मैंने उस ग्रुप का नाम लिया। वो ऐसे ही बोले अमीन भाई आप नहीं जीत रहे हो, आपका काम जीतता है, जो आप काम किए। अब मलबार हिल में रहने वाले 5 आदमी सुबह 6 बजे नरीमन माउंट पे वॉक करके बैठ के बोले कि अमीन पटेल जीत रहा है, इससे बड़ा सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं? मैं आपको बोला नहीं, मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया। मैंने पूछा मैडम को, ये भी पूछा कि 6 बार ये और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया, आपने सुना है क्या बोला? और बीजेपी की गवर्नमेंट ने मुझको, जो एक क्राइटेरिया में मैं बैठता था तो वो मेरे को नहीं काट पाए। आज वो सर्टिफिकेट है ना, आज प्रजा फाउंडेशन के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो एवरीबडी नोज कि उसका क्रेडेंशियल कितना अच्छा है, कितनी बड़ी एनजीओ। आप शहना जी के सामने, मैं अभी नाम ले लेता हूँ, आप कल का जो है अभी अपने पास जो भी वक्त है, आप क्या रेडी हो कि उनके सामने डिबेट करने की इस मुद्दे पे? 100%। अगर वो रेडी हुए तो 100%। नहीं, आप बोलिए, फिर आप बोले कि टाइम नहीं अरे है, मैं कल अजहर आ रहा है, वो आ रहा है, परसों कल सीएम आ रहे हैं। साहब मैं, मेरे अपोनेंट कोई भी हो, कहीं पर भी हो, मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ। मैं डिबेट के लिए अमेरिकन स्टाइल में डिबेट करूँगा मैं। आप उनको मुकर्रर वक्त दीजिए, मेरे को मुकर्रर वक्त दीजिए, उनकी बात वो रखिए, मेरी बात मैं रखूँ, पब्लिक उसका फैसला करे। आप आपके अपोनेंट को हाथ दिखाए थे रैली में मीनार अमीद के पास, हमने वो चलाया बहुत। मैं तो अपने अपोनेंट, अगर कभी ऑफिस में बैठेंगे तो ऑफिस में भी जाके मिल लूँगा। मैं चाह रहा था कि आप बोलो क्या है भाई, मैंने नहीं अगर हमारा वीडियो आया है, हमने वीडियो भी चलाया भी कि दोनों की रैली ऐसी आ रही थी और आपने ऐसा हाथ दिखाया। होगा, अब कौन से ओपोनेंट की बात करते हैं मेरे को नहीं मालूम है, मगर कोई सामने, मैं तो ओपोनेंट से बात भी करता हूँ, मिलता भी हूँ। भाई परसों इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, वो बेचारे अपने घर जाएंगे, मैं विधानसभा जाऊँगा, उसके बाद में मिलेंगे तो बात तो शोएब खतीब की रैली की, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से थे, आपकी रैली और वो दोनों सामने आए मीनार अमीद पे। मैं अपने लोगों को, वो दोनों एक ब्लॉकेज हो गया था, दोनों एक जगह आए, तो मैं अपने लोगों को बोला था आगे चलो, और मैंने उनको देखा नहीं, देखता तो हाथ भी क्या कर देता। कहना आपका शोएब खतीब के बारे में? वो भी एक आपके अपोनेंट है। अभी अपने लेडीज़ की बात की तो उनकी बात करते हुए चलते हैं। डिपॉजिट बचा ले तो उनकी तकदीर अच्छी रहेगी, इज नॉट अपोनेंट ओनली। चलो अमीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया हमारे को, वापस एक बार इतने बिजी शेड्यूल से आके आपने ये टाइम दिया। और हम आप बात करते हैं कि अगर शहना एनसी अगर आना चाहे डिबेट में तो हम ज़रूर उनके साथ जो है बात करें, मगर मेरे को नहीं लग रहा है पॉसिबल। इलेक्शन के पहले भी नहीं हो, अच्छा हाँ, और बाद में भी अगर वो डिबेट करना चाहोगे हारने के बाद में, मेरे जीतने के बाद में, तो भी जितना नम्रता से आज बात करूंगा उनसे, उतना ही जीतने के बाद भी मेरे रवैये में तेज़ी नहीं आएगी। अमीन पटेल सिंपल था, है और रहेगा। और मैडम का एक ओपनिंग स्टेटमेंट था, मैं अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट करता हूँ। मैडम ने
जब पहला स्टेटमेंट फॉर्म भरने के बाद दिया था कि 3 बार नेता को चुना, 1 बार नेत्री को चुनो, कोई ऐसा हाँ, वर्ड नेता था। नेत्री मतलब यानी लेडीज नेता। 3 बार नेता को चुना था, 1 बार नेत्री को चुनो। मैं आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अमीन पटेल नेता नहीं है। मैंने अपने आप को कभी नेता समझा नहीं, मैं कभी अपने आप को नेता समझूंगा नहीं। मैं लोगों का सेवक हूँ, लोगों का भाई हूँ, लोगों का बेटा हूँ, लोगों का दोस्त हूँ, उनके सुख दुख में साथ रहने वाला, उनका घर का आदमी हूँ। मैं ना नेतागिरी किया हूँ लोगों के साथ में और ना कभी करूँगा। मैडम आपको सब मुबारक। हाँ जी, एक अभी आप ही की रैली में जो है उनके खिलाफ बात किया गया था, माल कहा गया था एमपी साहब। माफ़ी आपका क्या नज़रिया है कि एक लेडीज़ के देखिए, हर लेडी कोई भी हो, वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको एमपी हर लेडी हो, एमपी साहब आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हर लेडी की इज्जत करनी चाहिए। मैं करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। हर लेडी को अपनी माँ, बहन, बेटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। कभी किसी को जाने अनजाने में भी, अरविंद सावंत ने बोला था वो अनजाना था, वो जान के नहीं बोला था, उन्होंने माफ़ी मांगी उस चीज़ के लिए, FIR दिलगिरी व्यक्त। देखो सलीम भाई, क्या है, आप क्या बोलते हो, आपका इंटेंशन अगर वाकई गलत है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। अगर इंटेंशन नहीं था और अनइंटेंशनली, वो बात अनइंटेंशनली, और तुम भी थे, तुम मौजूद थे, जी, मैंने तो लिया। आप ही ने उसको, हाँ, वो मेरे इसके पास आप ही चला था वो बात, आपने वो बात को निकाली थी। लेडी की इज्जत होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। छोटी बच्ची से लेके एक बुजुर्ग माँ तक की इज्जत होनी चाहिए। लेडी की इज्जत में कभी कमी नहीं आना चाहिए। उसकी अगर कोई गलती हो तो भी माफ़ कर देना चाहिए लेडी की, मगर सामने भी समझना चाहिए। अगर एक आदमी ने अनइंटेंशनली हार्म कर दिया है, वो माफ़ी मांगता तो चैप्टर वहीं पे क्लोज़ होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ तो इसलिए ऐसा हो सकता है मेरी सोच हो, और जो बड़े नेता हो उनकी सोच कुछ और हो तो उनको उनकी सोच मुबारक। अमीन पटेल अपनी दुनिया में, अपने लोगों में बहुत खुश है और खुश रहेगा। दोस्तों, तो ये था हमारा एपिसोड। अमीन जी आए हुए हैं महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024। ये हमारी की शुरुआती बहुत कम एपिसोड है, क्योंकि इतने अफरात नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है, इतना जो टीम नहीं है। मगर जो भी टीम हमारे पास है उनसे हमने ये एक नया चीज़ चालू किया, पॉडकास्ट किया है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं पॉडकास्ट के बारे में, और ये सब चीज़ें में हम चाहेंगे कि आगे भी जाके आप लोग दुआ करें कि हमारे चैनल्स पे ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक को, अमीन हम चाहेंगे कि आप भी, आपके जो वोटर्स हैं, जो आपको जानने वाले हैं, आप हमारे लिए वोट के लाइक की अपील कर सकते हो अगर आपको चाहिए। मैं सलीम भाई को, जो सलीम शेख साहब लोग कहते हैं, मैं उनको सलीम भाई कहता हूँ, उनको बहुत दिनों से जानता हूँ। आज गली न्यूज़ जो हर पहले गली में था, आज हर घर में नहीं, अमेरिका और दुबई और लंदन के अंदर, मेरे एक दोस्त है सलीम पटेल, वहाँ पे कॉर्पोरेटर है, वो जब भी गली न्यूज़ देखते डेप्यूटी हैं, मेयर ना हो, वो या डेप्यूटी मेयर हो गए। डेप्यूटी मेयर हो गए वो अगली बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहाँ के हो जाएंगे, वो आदमी कभी भी फ़ोन करेगा तो बोले अमीन भाई आज गली न्यूज़ में देगा। मेरी एक आंटी अमेरिका में, वो भी देखेगी तो बोले बेटा कल तो वो गली न्यूज़ में देगी। आपने बहुत तरक्की की है, गली न्यूज़ के ऊपर ओरिजिनल न्यूज़ है, आप उसको ज़रूर देखिए, उसको ज़रूर लाइक कीजिए, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर, थैंक